आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा न्यू चैप्टर है फ्रैक्शन नंबर्स, भिन्नात्मक संख्या, जिसे भिन्नात्मक संख्या आज हम चैप्टर नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस फ्रैक्शन नंबर्स के भिन्नात्मक संख्या के बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फ्रैक्शन नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है। किसी भी स्टूडेंट को फ्रैक्शन नंबर पढ़ने से पहले इस बेस से गुजरना जरूरी होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब एक कोई भी बाइक, कार कुछ भी बनती है तो सबसे पहले उसके छोटे छोटे बोल्ट्स बनाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बड़ी शेप में डाला जाता है। तो इसी तरह सबसे पहले आपको इस चैप्टर को अच्छे लेवल पर जाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए इसके बेसिक आपको पता होने चाहिए कि सर एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्नात्मक संख्या कहते किसे हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से इसका स्टार्ट करेंगे और फिर बेस से इसको धीरे धीरे एडवांस लेवल पर लेते चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एडवांस लेवल पे पहुंच गए और आपको बिना आपके माइंड पे किसी तरह का प्रेशर डाले हुए हम आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे कि आपको बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आरंभ करते हैं यहाँ से छोटी सी बात से कि देखो सर यहाँ क्या लिखा हुआ है। पहले हम इसको रीड करते हैं और फिर हम आपको इसको समझाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ए होल बॉडी डिवाइडेड इनटू टू, व्हेन ए होल बॉडी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स, टू और मोर देन टू पार्ट्स, इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन which mean fraction represent one part of the total part। जब किसी संपूर्ण भाग को, पूरा कोई भाग है, उसको दो या दो से अधिक भागों में अगर उसको बांट दें, यानी उसको अलग अलग भागों में बांट दें, तो प्रत्येक हिस्से को क्या कहते हैं सर, भिन्न कहते हैं। अर्थात भिन्न कुल भाग के किसी एक भाग को दर्शाती है। देखो, ये पढ़ने का एक सीधा मीन्स ये था, इसका ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में कंप्लीट कोई पार्ट है, जैसे मान लीजिए रोटी है ना, इसे क्या बोलते हैं, चपाती बोलते थे। इसे क्या बोलते हैं सर, ये हमारे पास में हो गई एक चपाती होगी, ठीक है, ये होगी चपाती। अब चपाती तो ये रही और इधर हमारे पास में ये बैठे हैं सर, हमारे पास में मंकी बैठे हैं, ठीक है, ये मंकी है। एक मंकी सर इधर बैठा है ना, एक मंकी इधर बैठा है और एक मंकी इधर बैठा है, ठीक है, ये मान लीजिए मंकी है। आपके पास में 3 मंकीज है। अब आपने क्या कहा कि हम 3 मंकीज को, इस ये जो चपाती है इन 3 मंकीज को हमें डिवाइड करनी है, इन 3 मंकीज को देनी है। हम इक्वल देना चाहते हैं, बराबर बराबर, क्योंकि किसी एक को कम ज्यादा कर देंगे तो ये एक दूसरे से लड़ेंगे ना, तो हम इनको इक्वल देते हैं। तो हमने क्या किया, इस चपाती का ये सेंटर होता है, ये केंद्र होता है, इसको ये कर दिया और ये कर दिया और ये कर दिया। ये लीजिए, आपने इसके टोटल कितने पार्ट्स कर दिए, सिर्फ 3 पार्ट्स कर दिए। टोटल कितने पार्ट्स कर दिए सर, इसके 3 पार्ट्स। तो हमेशा ध्यान रखना, जो टोटल होता है ये आपके पास में जो कुल होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे की तरफ डाउन में लिखा जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर मैं इस मंकी को देना चाहूं, इस मंकी को ए नंबर, ए को, बी को और सी को, तो कितना दूंगा, इस टोटल में से 1 दूंगा। एक को ये दे दूंगा, एक को ये वाला हिस्सा दे दूंगा, तीनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसको टोटल में से कितना मिला, 1 पार्ट। इसको टोटल में से कितना मिला, 1, और इसको भी कितना मिला, 1, यानी टोटल 1/3 इसको मिला, 1/3 इसको मिला और 1/3 भी इसको मिला। तो 1/3 भाग इसको दिया गया, 1/3 भाग इसको दिया गया, 1/3 भाग इसको दिया गया। ऊपर क्या लिखा जाता है
कि आप टोटल में से कितना पार्ट्स में ले रहे हो, उसका यूज कितने पार्ट्स का कर रहे हो, वो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर की तरफ, और नीचे क्या लिखा जाता है, टोटल लिखा जाता है। और ये क्या हो गया सर, यही क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है, या इसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, कि इसका कितना हिस्से में इसको डिवाइड किया गया है, कितने हिस्से में तोड़ा गया है। जैसे इस डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स थे, 4 में से कितने पार्ट्स काम में ले लिए हमने, 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर इसको कितना कहेंगे सर, 3/4 भाग कहेंगे, इसको कितना कहेंगे, 3/4, और इसको कितना कहेंगे, 1/3। ये 1/3 हो गया, और ये 3/4 हो गया। अब सर आप यहाँ पर जब आपने देखा कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज P/Q, देखा ना आपने कि सर इसको P/Q, P/Q का मतलब एक नंबर आपका ऊपर होगा और एक नंबर आपका नीचे होगा, हमेशा उसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि सर आपको P/Q के रूप में तो उसको लिखेंगे रिप्रेजेंट एज P/Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। सर क्यों नहीं हो सकता, याद करो जब हमने फैक्टर्स मल्टीपल पढ़े थे, या हमने रो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो देखा था, उस समय क्या सीखा था कि अगर अगर कभी भी आपके पास में अगर डिनोमिनेटर में या नीचे की तरफ अगर जीरो आ जाता है, अगर आपके पास में नीचे की तरफ जीरो आ जाता है, तो क्या वो एक बात सही है, नहीं सर। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि सर देखो सिंपल सी बात ये है कि जब भी आप बात कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर नीचे हमेशा कौन आता है, टोटल, नीचे कौन आता है, टोटल आता है। तो अगर आपने क्यू को जीरो कर दिया, अगर आपने क्यू को जीरो कर दिया, तो एक बात बताइए, जीरो में से आप क्या लोगे, जीरो में से आप क्या लोगे, ऊपर तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। जब आपने कह दिया कि आपके पास में टोटल ही जीरो है, तो जीरो में से कितना लोगे, तो सर कभी भी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते हो। हाँ पी जीरो कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे मैं लिख दूं कि यहाँ पर 5/0 लिख दूं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आंसर जीरो आ जाएगा कि टोटल आपके पास में 5 थे, 5 में से आपको कितना आपने लिया, जीरो लिया, कोई बात नहीं, जीरो लिख दीजिए। लेकिन सर कभी भी नीचे की तरफ जीरो नहीं आएगा। अब ये नीचे ऊपर क्या है अभी बताएंगे कि नीचे कौन होता है, ऊपर कौन होता है, थोड़ा सा धीरे रखो, थोड़ी सी पेशेंस रखो। मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे लेके चला जाऊंगा, इसलिए कि आपको, मुझे पता है आपको बहुत सारी बातें इनमें से आ रही है, लेकिन फिर भी आपको सुनना है ताकि आप उसमें और परफेक्ट हो सको। तो किसी भी भिन्न को किसके रूप में लिखा जाता है सर, P/Q के रूप में, जहां Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इन विच ए नंबर P इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर Q इज एक्सप्रेड, जहां P को दूसरी संख्या Q से भाग दिए जाने की प्रक्रिया व्यक्त होती है। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो मैं अगर 2/5 लिखूं, तो इसका मतलब क्या है कि इस 2 में 5 का डिवाइड कर रहे हैं, 2 में क्या कर रहे हैं सर, 5 का डिवाइड कर रहे हैं। या फिर 10/2 का है तो क्या कर रहे हैं, 10 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, 10 में 2 का भाग कर रहे हैं। इसको इसी तरह से इसी तरह तो हम देखेंगे ना, हम जब डिवाइड करते हैं तो यही लिखते हैं, और इसी डिवाइड से क्या बनती है, फ्रैक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर जो डिवाइड होता है ना, डिवाइड जो अपना भाग होता है, वह एक्चुअल में क्या बना देता है, वही हमारे पास में फ्रैक्शन बना देता है, वही हमारे पास में क्या बना देता है, भिन्न बना देता है। क्योंकि आपने बहुत बार ऐसे लिखा 10/2, 5/3, 15/5, बहुत बार आपने ऐसा डिवाइड किया है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता था कि सर हम इसको फ्रैक्शन, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं क्या, इसी को भिन्न कहते हैं क्या, ये तो हमने बहुत बार किया है। तो सर यही यहाँ पर है। अब चलिए सर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इनको अलग अलग नाम से इनको डिफाइन करते हैं, इनको अलग अलग नेम से इनको डिफाइन करते हैं, इनको अलग अलग नाम देते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है उसे क्या कहते हैं, है ना, उनको अलग अलग नेम से उनको डिफाइन करते हैं। हेयर द डिविडेंड, डिविडेंड आप जानते हो कि डिविडेंड जिसमें डिवाइड करते हैं, डिविडेंड पी कॉल्ड न्यूमरेटर एंड डिविजन क्यू इज डिनोमिनेटर, जहां भाज्य पी को अंश कहा जाता है तथा भाजक क्यू को हर कहा जाता है। देखो सर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो सर यहाँ पर सिंपल सा सीधा मीन्स क्या कह रहा है, मैं आपको सीधा सीधा वो बता देता हूँ। देखिए सर कोई भी फ्रैक्शन आप लिख रहे हो तो उसको किस में लिखोगे, P/Q। मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूंगा, ध्यान रखना, मैं धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा पढ़ाने की। P/Q के रूप में आप लिख रहे हो किसी फ्रैक्शन को। अब ये जो सर आपके पास में जो P है वो कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ, वो कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ। और जो आपके पास में Q लिखा हुआ है, जो आपके पास में Q है वो कहाँ है सर, नीचे की तरफ। अब जो सर ऊपर जो लिखा हुआ है ना, उसका नेम याद रखना, उसे कहते हैं न्यूमरेटर। उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, जिसमें कहा जाता है सर अंश कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अंश। और जो नीचे लिखा हुआ है उसे कहा जाता है सर डिनोमिनेटर, उसे क्या कहा जाता है,
डिनोमिनेटर उसे कहा जाता है जिसे हिंदी में कहा जाता है सर हर। तो आपने देखा कि सर ऊपर जो लिखा हुआ है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है उसे डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, आप इसको अपने आप के आपके बोलचाल की भाषा में आ जाएगा, इसका कोई इतना टेंशन मत लीजिए। केवल ध्यान रखिए कि जो ऊपर लिखा होता है उसे न्यूमरेटर या अंश कहते हैं, नीचे जो लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे 1/3 जो आपके पास में, जैसे 1/3 की अगर हम बात करें, 1/3 या 1/3, तो ये जो 1 है वो आपके पास में क्या है, न्यूमरेटर या जिसे क्या कहते हैं सर अंश जिसे कहते हैं, और जो 3 आपके पास में इसे क्या कहते हैं सर डिनोमिनेटर या इसे क्या कहते हैं हर कहते हैं। इसी तरह 3/4 में देख लो, 3/4 में देख लो, न्यूमरेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है 4, अंश कितना है 3 और हर कितना है 4। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि सर किसी भी फ्रैक्शन को पहली बात p/q के रूप में लिखा जाता है, और एक्चुअल में ये होता क्या है कि q जो होता है वो सिर्फ टोटल होता है कि आपके पास में टोटल या कुल कितना था और आपने इस टोटल में से कितना पार्ट आपने यूज में लिया है, कितना हिस्सा आपने काम में लिया है, ये p बताता है। और p जिसे कहते हैं न्यूमरेटर या अंश कहते हैं, q जिसे डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। तो ये हमने अभी तक सीखा है। चलिए जो नेक्स्ट अपने पास में क्या लिखा है, तो ये तो हमारे थी सिर्फ फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब कुछ आपको स्मरणीय तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। कैसे, ये आपने पहले भी आपने सीखे हैं नंबर सिस्टम में, इन सब में। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज जीरो, अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जीरो हो जाए, न्यूमरेटर का मतलब जो ऊपर वाला है वो अगर जीरो हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स जीरो। सिंपल सी बात है, यदि किसी भिन्न का अंश अगर शून्य हो, भिन्न का अंश अगर शून्य हो तो भिन्न का मान शून्य हो जाता। तो जैसे आपको ये कह रहा है ना, आप इसको लिख लीजिए। कैसे सर, ये कह रहा है भिन्न का अंश जीरो कर दो, कोई बात नहीं, नीचे कुछ भी रख लो। जैसे मान लो मैंने 5 रख लिया, जैसे मान लो मैंने 10 रख लिया, इसी तरह मान लो मैंने 15 रख लिया, इसी तरह मान लीजिए मैंने 88 रख लिया। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि सर टोटल आपके पास में 5 है, 5 में से आपको कितना चाहिए जीरो, तो आंसर कितना आएगा जीरो। टोटल 10 है, 10 में से कितना चाहिए जीरो, तो कितना आएगा जीरो। 15 है, 15 में से कितना चाहिए जीरो, तो आंसर भी कितना आएगा जीरो। 88 में से जीरो रखेंगे तो आंसर भी कितना आएगा जीरो। तो सर अगर किसी भी भिन्न का, अब क्या होता कि एग्जाम में आपके मान लो ये स्टेटमेंट लिखा जाता, तो इसको स्टेटमेंट को पहले इस रूप में कन्वर्ट कर लो, पहले क्या कर दो इस रूप में कन्वर्ट कर लो, फिर आपको पता चलेगा कि सर एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा है कि न्यूमरेटर का जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर अगर जीरो होगा तो आंसर भी कितना आएगा जीरो आएगा। अगर किसी भिन्न का अगर अंश अगर शून्य होगा तो उसका आंसर भी कितना आएगा सर, उसका हमेशा शून्य ही आएगा, उसका आंसर जीरो ही रहेगा। ये यहाँ से कहना चाहता था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेमोरेबल फैक्ट कौन सा है। ये कह रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज जीरो, ये लो सर बात वही कहती घुमा फिरा के, देन द वैल्यू फ्रैक्शन इज इनडिफिनिट और अनकाउंटेबल। यदि किसी भिन्न अनंत या अनगिनत हो जाता है। सिंपल सी बात है सर, आप ये कहना चाहते हो कि 15 है उसका डिनोमिनेटर जीरो कर दो, इसी तरह जैसे 115 है उसका जीरो कर दो, 33 का नीचे जीरो कर दो, 48 का डिवाइड में जीरो कर दो, 53 में क्या कर दो सर जीरो कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर को आपको जीरो करना है नहीं, आपको हर कुछ। आपके पास मैंने आपसे कहा कि चलिए मुझे 15 रुपीज दीजिए, आपने कहा सर मेरे पास तो 0 रुपीज है, आप कैसे ले सकते हो, नहीं सर, तो इसका आंसर कितना आ गया इनफिनाइट, या सर ये अनकाउंटेबल है। ये बात सही नहीं है, ये एक क्या कहते हैं इसे अनकाउंटेबल है, इसे गिना नहीं जा सकता और ये मीनिंगलेस है। ये क्या है सर, ये मीनिंगलेस है। ये क्या है, मीनिंगलेस है, ये अर्थहीन है। ये क्या बात है सर, अर्थहीन मीनिंगलेस है, इसे अनकाउंटेबल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं इनफिनाइट कहते हैं। सेम जो एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर 115, वो भी किस में से जीरो में से, नहीं सर नहीं चलेगा। 33 जीरो में से नहीं चलेगा, 48 जीरो में से नहीं सर, हो ही नहीं सकता। 53 जीरो में से नहीं सर। ऑल आर अनकाउंटेबल, सभी अनगिनत है। ऑल आर इनफिनाइट, मीनिंगलेस, सभी अर्थहीन है, अनंत है, नहीं सर। डिवाइड में जीरो होगा, नहीं चलेगा। हाँ न्यूमरेटर आप जीरो कर दीजिए, आप अंश को जीरो कर दीजिए, आंसर जीरो कर देंगे। लेकिन सर हमारे पास में टोटली जीरो है, अब जीरो में से क्या लोगे आप, अगर कुछ ऐसा नंबर लोगे तो फिर इनफिनाइट होगा, मीनिंगलेस होगी, अनकाउंटेबल होगा। हाँ हमारे पास में 15 है, आप उसमें से जीरो ले लीजिए, हम आपको जीरो दे देंगे। लेकिन सर हमारे पास में जीरो, उसमें से 15 कैसे ले सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मीनिंगलेस है, ये तो अर्थहीन है। तो दोनों बातें ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर जीरो हो तो आंसर जीरो रहेगा, अगर अंश शून्य हो तो आंसर शून्य रहेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो
तो आंसर इन्फिनाइट, अनकाउंटेबल या मीनिंगलेस रहेगा। अगर आपके पास में हर अगर शून्य आ जाए तो आपका आंसर हमेशा अर्थहीन या जिसे अनगिनत कहते हैं या फिर जिसे क्या कहते हैं अनंत आपका आंसर रहेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, हमने बहुत सीखी हैं, उन्हीं को वापस से लगभग रिवाइज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 आपके लिए एकदम से नया पॉइंट है, न्यू पॉइंट है, इसको अच्छे से सीखना। बड़ा नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, बहुत काम में आने वाला आपके जब क्वेश्चंस करोगे ना, ये वाला पॉइंट बहुत काम में आएगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना फ्रैक्शन नंबर्स के, तो इस पॉइंट के आपके बहुत यूज में आएगा। जैसे अगर आपको सिंपल करना हो किसी फ्रैक्शन को या किसी फ्रैक्शन को आपको चेक करना हो, तो उस समय ये वाला पॉइंट बहुत काम में आएगा। इसलिए मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ। इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि ये पॉइंट क्या है, क्योंकि ये पॉइंट आपको माइंड में उस समय रहना पड़ेगा, तभी आप किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको सरल कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही काम का है। तो देखिए सर, है इफ ए फ्रैक्शन और उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से उसको क्या कर सकते हैं सर, उसको डिवाइड कर सकते हैं। देन द फ्रैक्शन रिमेन अनचेंज, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साथ में करना होगा, तो उस वैल्यू में, उस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। किसी भिन्न के जो अंश है और जो उसका हर है, उसको एक ही संख्या से आप गुणा कर रहे हो और एक ही संख्या से क्या कर रहे हो सर, भाग कर रहे हो, तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। सर ऐसा कैसे, हमें कुछ एग्जांपल से, चलिए आपको मैं कुछ एग्जांपल से लेता हूं। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि देखो भाई, आपके पास में मैं एक फ्रैक्शन दे रहा हूं 3/2, 3/2, ठीक है। आपने कहा कि सर हम ये कर ले कि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने कहा कर दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन सेम नंबर से किया। 2 अगर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, अंश से गुणा किया, तो डिनोमिनेटर हर से भी उसको मल्टीप्लाई गुणा किया। आंसर कितना आ गया, 6/4, 6/4। अब आप क्या कहोगे, सर आपने तो अभी ये कहा था कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो 3/2 था और यहाँ 6/4 है, यहाँ पर 3/2 था, यहाँ पर 6/4 है। आप इसका मतलब आप तो झूठ बोल गए हमसे, आपने तो हमसे गलत बात कही। आपने तो क्या कहा सर, आपने तो ये तो कहा था कि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसका मान कभी बदलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ तो 3/2 की जगह 6/4 हो गया, 3/2 की 2 रिप्लेस होकर कितना बन गया, 6/4। सर आप तो गलत बोलते हो। मैंने कहा नहीं, मैं गलत नहीं बोलता, सुनना आप कैसे नहीं बोलता। मैंने कहा वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैंने ये नहीं कहा था कि इसका पूरा चित्र ही चेंज हो जाएगा। ये क्या हुआ है सर, इसका केवल फेस चेंज हुआ है, 6/4, 3 की जगह 6, 2 की जगह 4, लेकिन सर इसकी वैल्यू अभी भी वही है। सर ऐसा कैसे, आप क्या कहना चाह रहे हो, देखो मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, 6 और 4 है, क्या इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इन दोनों को छोटा कर सकता हूँ? क्या कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? दोनों को करना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। आप कहोगे हाँ सर 2 एक ऐसा नंबर है, तो 2 का डिवाइड इसमें भी करो, 2 का डिवाइड इसमें करो, लेकिन ध्यान रखना कंडीशन क्या है, सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो कि सर इसको 2 से कर दें, इसको 3 से कर दें, एकदम से गलत बात है। बहुत काम में आएगा ये जो मेथड बता रहा हूँ, बहुत काम में आएगा जब सिंप्लीफाई करोगे फ्रैक्शंस को क्वेश्चंस में। आपके पास में ऐसा ही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको मान लो आपके पास में 80/20 लिख दूं और मैं कहूँ इसको चलो छोटा कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप क्या कहोगे, सर पहले ये पता करते हैं कि इन दोनों में कौन से नंबर का डिवाइड हो रहा है, जिसका अंश में भी और हर में दोनों में हो रहा है, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड हो रहा हो। तो हम क्या कहेंगे कि सर इसमें देखो एक तो 2 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो ध्यान रखना सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 9/10। इसके बाद में क्या कोई नंबर है जिसका डिवाइड हो सकता है, सर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 5 का हो रहा है या 2 का हो रहा है? नहीं सर, सेम नंबर का डिवाइड नहीं हो रहा, तो इससे आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इसका सिंप्लीफाई रूप है, इसका सरलतम मान है। ये आपको हम सिखाएंगे जब आपका सिंप्लीफाई करना होगा क्वेश्चंस को। तो लेकिन अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि सर आपको अगर डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना डिवाइड और मल्टीप्लाई दो ही कर सकते हो, या तो डिवाइड कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो। कभी प्लस और माइनस मत कर देना। ऐसा नहीं कि 3/2 लिखा हुआ है
तो इधर भी 2 प्लस कर दिया, इधर भी 2 प्लस कर दिया। सर ये तो आंसर बन गया हमारे पास में, कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन उससे हमें वैल्यू चेंज हो जाती है उससे। जैसे 3/2 में 2 प्लस करूंगा, इधर 2 प्लस करूंगा, कितना हो गया 5/4, इधर कितना हो गया 5/4 हो गया, यहाँ पर 5/4। तो ये इसका क्या हो गया सर, वैल्यू चेंज, इसका मान बदल जाता है। लेकिन सर अगर आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हो या आप डिवाइड करते हो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या आप डिवाइड करते हो, या तो आप गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो अनचेंज रहेगी, जो आपका मान रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा सर, सिंपल सी बात है कि आपने अगर इसमें डिवाइड कर रहे हो तो वापस से क्या आना है, वही 3/2 आना है, वही आना ना 3/2। देखो मान वही है ना, सेम वैल्यू रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लाई सेम नंबर से करोगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, डिवाइड भी सेम नंबर से करोगे। अगर आप अंश में किसी नंबर से भाग कर रहे हो, नोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से ही डिवाइड करोगे, तभी आपके पास में क्या बनेगी, वो वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, आपके पास में मान नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें आगे पीछे कर दिया तो आपकी मान बदल जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो 2/7 में पहले अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8/28। अब देखो दोनों में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 4/14। अभी भी देखो 4/14 जो है ना 4/14, इनमें फिर से डिवाइड हो रहा है दोनों में 2 का, दोनों में 2 का डिवाइड हो तो कितना आया सर 2/7, कितना आया 2/7, फिर से वही मान आ गया ना, ये वाली वैल्यू देखो सेम है दोनों। तो अगर आप किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो नोमिनेटर को, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर को, समान संख्या से ऊपर अंश को गुणा करो, समान संख्या से हर को गुणा करो, या फिर उसकी जगह डिवाइड या भाग भी कर सकते हो, तो हमेशा आपकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, मान कभी भी बदलेगा नहीं, मान जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट्स थे, हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम करेंगे सर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कि भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, और आपको क्वेश्चन ये बनाइए कि मैं आपके पास में कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूं, उनका आप मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, है ना। आपको मैं यहीं से इसके साथ में करवा देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, इसका सरलतम रूप, यानी इसको इतना सरल कीजिए, इसको इतना इसमें डिवाइड कीजिए कि जहां तक ये डिवाइड हो सके उससे जहां वहां तक इसको डिवाइड करो। जैसे ए लिखा हुआ आपके पास में 24/12 लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है 48/36, सी लिखा हुआ है आपके पास में 80/50। चलिए इन तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में बदलिए। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म जब भी करना हो ना सरलतम रूप, तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि सिंपल का मतलब उसको छोटा करना है, छोटा करना है। और कब होता है छोटा, छोटा डिवाइड करने पर होता है। जैसे मैं बताऊं, अगर मेरे पास 4 है, 4 को मुझे छोटा करना है, क्या करो सर 4 में 2 का डिवाइड कर दो, आराम से छोटा हो गया। मल्टीप्लाई करने पर होगा नहीं, मल्टीप्लाई करने पर तो बढ़ जाता है वैल्यू। देखो आज आपको मैं एक और बात नहीं सिखा रहा हूं, कि कभी भी जब भी किसी नंबर में डिवाइड करते हो तो वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, कम होती है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमेशा वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, हमेशा मान बढ़ता है। आज के बाद में ये भी ध्यान रखना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में बदलना है, मतलब आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे, और तब तक सेम नंबर से डिवाइड करते रहोगे जब तक आपका ऐसे फॉर्म में नहीं बदल जाए कि उसके बाद में उसका डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपसे बनवाता हूँ। एक बार अपने माइंड को यूज कीजिए, हो सकता है कि आप उस बात तक पहुंच जाओ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप नहीं भी पहुंचोगे उस बात तक तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अभी आप सीख रहे हो, मैं आपको सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। लेकिन कम से कम आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, ऐसे अलग ही टाइप की जो आपने एकदम से नया क्वेश्चन आपके लिए, उसके साथ में आप अगर कोशिश करोगे ना, तब जाके आपका माइंड तेज काम करना स्टार्ट करेगा। तब आपके पास में अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखेगा माइंड। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपना मकसद क्या है कि प्रॉब्लम्स को फेस करना, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम से आएगी आपके पास में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस तो प्रॉब्लम से होते हैं ना, मैथ की प्रॉब्लम्स होगी, तो उन्हें फेस करने कब कर पाएगा, जब आपके पास में अचानक से कुछ ऐसा नया क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और उसको भी आप बनाने की ट्राई कर सको। तो चलिए एक बार माइंड की वो कोशिश करवाइए, ट्राई करवाइए माइंड से, उसमें फिर मैं आपसे सोल्व करवा दूंगा इसको। ठीक है, चलिए कमेंट में आंसर भेजते रहिए। रहे थे। ओके, आप सभी ने क्वेश्चंस बना लिए हैं,
और बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर भी आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सही भी हैं, जिनके गलत है उनको कोई बड़ा इशू लेना नहीं है, वो भी अपना आंसर अभी ठीक कर लीजिएगा, लेकिन ट्राई करना जरूरी था, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, कहाँ चले गए, क्या हो गया, कहीं और ही पहुंच गया क्या? ठीक है, ये क्या, इसको डिलीट। ओके, लेट्स देखिएगा सर, आपको मैंने कहा कि डिवाइड करना था, और तब तक डिवाइड करते रहना है कि जब तक आपकी इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि उसके बाद में किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले 24 और 12 को अगर आप देख रहे हो, 24 तथा 12 को देख रहे हो, तो आपको सर इन दोनों में तो 2 का डिवाइड हो सकता है बहुत आसानी से, दोनों में 2 का डिवाइड हो सकता है, 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जिसको जो दिखाई दे उससे डिवाइड कर लीजिए। 2 का किया तो सर ये 12 रहा, ये यहाँ पे 6 रहा। सर अभी भी दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 का हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 का कर लीजिए। 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ गया 3। सर अभी दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, अभी दोनों में क्या हो रहा है 3 का डिवाइड, तो तब तक डिवाइड करते जाना है, तब तक ये डिवाइड होता रहे। ये कितना आ गया सर आपके पास में 3, और ये कितना आ गया 1, और लास्ट सर कितना आ गया 3। आपने कहा सॉरी, 1 मिनट हो गया, या 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 और ये आ गया 1, और आंसर कितना आ गया हमारे पास में 2। देखो हमने क्या किया, कंडीशन क्या थी कि सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है, समान संख्या से आपको भाग करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, अंश तथा हर को। बस हमने उस रूल को फॉलो किया, बाकी आप चाहो उससे डिवाइड करो, 2 3 4 5 10 11 15 जो भी आपको दिखाई दे, लेकिन कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश तथा हर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करोगे, समान संख्या से भाग करोगे। चलिए 48 36 में देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि सर यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में कर दो आसानी से, 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ गया 2 और 4, यहाँ कितना आ गया 36 में 1 और 8 आ गया। अभी भी सर दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, चलिए सर कर दीजिए। यहाँ क्या था सर आपके पास में 12, यहाँ क्या तो 9, तो 12 और 9 में सर 3 का डिवाइड कर सकते हो आराम से, 3 का भाग कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, इसके बाद में नहीं सर, इसके बाद में नहीं हो सकता, इसमें तो 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 3 का हो रहा है, नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा सर, अंश और हर दोनों समान संख्या से भाग होने चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तभी आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है, वो कितना है 4/3, 4/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सर यहाँ पर देखते हैं दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग हो रहा है, कर दीजिए। अगर दोनों में सेम नंबर से हो रहा है तो 40 और ये कितना 25। सर यहाँ 25 आया तो 25 में तो 5 के अलावा डिवाइड होगा ही नहीं, क्या 40 में 5 का होगा, 40 में 5 का, यस सर होगा, लास्ट में 0 आ रहा है। ये कितना हो गया 8 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स। सर इसके बाद में अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें तो 2 का भी हो सकता है या 4 का हो सकता है, लेकिन इसमें तो 5 का ही होगा। नहीं सर, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा हो गया, 8/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 80/50। 80 तथा 80/50 का सरलतम रूप कौन सा है सर, 8/5 इसका सरलतम रूप है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अगर आपके क्वेश्चंस गलत भी हैं, रॉन्ग भी हो रहे हैं, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से समझना ये है कि आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को समान संख्या से भाग देना है, अंश तथा हर को, और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक सेम नंबर से डिवाइड होता रहे, चाहे 2 3 4 5 आपको जिससे डिवाइड करना हो उससे कर दीजिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा था सर, इसमें हमें ये सीखना था कि अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई आपके पास में वैल्यू चेंज नहीं होगी, मान नहीं बदलता है। जैसे अगर आप 80/5 को भी 8/5 कर सकते हो और 8/5 को भी 8/5 कर सकते हो, ये दोनों मान भी एक ही है, ये इन दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू समान इक्वल है, इनका मान समान रहता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 3 पॉइंट्स थे, जिसमें 3 पॉइंट्स के साथ में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म भी आपको सीख ली और इसको सिखा दी है। चलिए अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की ओर। भिन्नों के प्रकार, बहुत अच्छे से सुनना कि कौन सी भिन्न किस टाइप की होती है, ये इस भिन्न को क्या किस नाम से बोलते हैं, इस भिन्न को किस नाम से कहा जाता है, इसका क्या नेम है, इसका क्या नेम है। सुनिए, सबसे पहले फ्रैक्शन आप सबको पता है कि A/B या P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, जो भी आपकी मर्जी रहे, A/B बोलो, P/Q बोलो, X/Y बोलो, जो भी आपकी इच्छा करे उससे बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहली फ्रैक्शन आपको कौन सी ध्यान रखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न या सम भिन्न क्या होती है। आपके पास में अगर कोई भी मैंने फ्रैक्शन लिख ली तो उससे आप कैसे पता लगाओगे कि सर ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये आपकी उचित भिन्न या सम भिन्न है। कुछ आपके पास में फ्रैक्शंस आपके पास में दी गई है, तो उनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या उचित भिन्न या सम भिन्न है।
उसके लिए देखो एक सिंपल सा मेथड ये है कि आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, उसका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जो अंश होता है, अंश हमेशा छोटा होता है और हर हमेशा बड़ा होता है। इसका ज्यादा लोड मत लेना, अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के बाद में आपको हमेशा पता रहेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। उचित और अनुचित में आप आसानी से उसका डिफरेंस कर सकते हो, उनमें अंतर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल। किससे, डिनोमिनेटर से। अंश हमेशा छोटा होता है और हर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे 2/5 को देख लो, 4/7 को देख लो, 9/13 को देख लीजिए, 14/21 को देख लीजिए, 7/15 को देख लीजिए। सभी नंबर्स का जो डिनोमिनेटर या जो हर है वो आपका न्यूमरेटर या अंश से, न्यूमरेटर या अंश से क्या है सर, वो ग्रेटर है, उससे क्या है सर, वो बड़ा है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए सर, तो सर ये क्या हो गया, ये सारी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा जो उचित भिन्न होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। कैसे सर, सिंपल सी बात ऐसे है कि अगर मान लो मैं 2/5 कर रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो कि सर इस 2 में आप 5 का डिवाइड कर रहे हो, 2 में क्या कर रहे हो, 5 का भाग कर रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर मुझे 5 में 2 का डिवाइड करना होगा तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 पॉइंट, तभी 0 आएगा, फिर 4 आएगा, है ना। तो आपने क्या देखा कि सर आपकी ये वैल्यू 1 से छोटी है ना, ये तो 0.4 है। क्योंकि देखो सर, 0 अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो 0 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा। तो 0 से 1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, अनंत संख्याएं होती है। ध्यान रखना, आज आपको मैं बता देता हूँ, 0 से लेकर 1 के बीच में इन्फिनाइट या अनंत संख्या होती है। कैसे सर, 0.1, 0.2, 0.3, 0.0000001, 0.0000, इस तरह से। तो सर सभी जो 0 पॉइंट कुछ भी होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, एक 0 तथा 1 के बीच में होगा। अगर 1 पॉइंट कुछ भी है तो वो 1 और 2 के बीच में होगा। वो कहाँ होगा, 1 और 2 के बिटवीन होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर 0.4 आ रहा है तो लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। तो सर कभी भी आप देख लीजिए, इसी तरह मान लो 15/25 है, तो यहाँ क्या करोगे, 25 का किस में डिवाइड करना है, 15 में। तो सबसे पहले 0 करके यहाँ पर 0 लिखोगे, फिर यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 6। देख लो, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, अगर हर से अंश छोटा है, इफ ए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन ऑलवेज वैल्यू इज लेस देन 1। हमेशा मान क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। अगर ऊपर वाली संख्या जो है, जो ऊपर कौन होता है, न्यूमरेटर, अगर वो छोटा है, नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा है या ग्रेटर है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, और वो लेस देन 1 ही रहेगा। और उसे क्या कहेंगे सर, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। तो अगर आपके पास में ये वाला लाइन लिख के आ जाए ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है, तो सबसे पहले अपने मन से उचित भिन्न बनाना, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। क्या बनाओगे, जैसे मान लो आपने 5/10 बना लिया। अब इसमें डिवाइड करके देखना कि क्या इसकी वैल्यू आपकी 0.1 कुछ आ रही है। हाँ सर, 0.5 आ रही है। इसकी कितनी आ रही है, 0.5। मतलब कि ये क्या कर रहा है, 1 से छोटी होती है, और 0.5 तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो 1 से छोटा है। तो ये बात क्या है, एकदम से ट्रू, और ये क्या है, सत्य बात है। तो ये थी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका ऊपर वाली संख्या छोटी होती है और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। ठीक है, आपने ये तो सीख लिया। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात सिखाता हूँ। इसी का एक दूसरा दोस्त है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर मैं इन दोनों की ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में आप कभी भी नहीं भूलोगे कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस कैसे करते हैं। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, जो प्रॉपर कह रहा था उसका जस्ट ऑपोजिट, उसका विपरीत कहेगा। क्या कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है वो तो क्या होगा, ग्रेटर। न्यूमरेटर तो क्या होगा सर, यहाँ पर ग्रेटर होगा, जबकि डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलर होगा। यहाँ पर अंश हमेशा छोटा होता है, जबकि हर यहाँ पर क्या, अंश हमेशा बड़ा होता है, और जबकि हर क्या होता है, छोटा होता है। उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 5/9, 11/15, 21, 35, 9/14। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से बड़ी होती है। कैसे, जैसे मान लो ये मैंने क्या कहा, ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी, बड़ी, ग्रेटर, नीचे वाली क्या रहेगी, छोटी। तो 15/4 है। तो एक बात बताइए, अगर मैं 4 में 15 में 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या कहेंगे, 4 3 जा 12, तो 12 माइनस कितना रहेगा, 3। तो पॉइंट लगा के अगर 0 भी लगाओगे तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ना, 1 से बड़ी। सिंपल सी देखो बात ये है, अभी बता दूंगा, ये भी आपको कंफ्यूज खत्म हो जाएगा कि सर 1 इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, सब कुछ आपका क्लियर कर देंगे। तो आपको मैंने 2 बातें सिखाई कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे इसको ट्रिक नहीं लिखा, हाँ ट्रिक यही है, ये वाली ट्रिक आपके पास में ये रही, है ना। यहाँ से सर हमें 2 बातें पॉइंट याद रखिए। पहले मैं वो दोनों पॉइंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है।
आपको यहाँ से सर आपको एक आपने फ्रैक्शन पढ़ी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक तो क्या पढ़ी प्रॉपर, जिसे क्या कहते हैं सर उचित भिन्न कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में सम भिन्न भी कहते हैं। एक आपने सीखा, देखो सर आपने सीखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे कहते हैं सर अनुचित जिसे कहा जाता है, या जिसे विषम भिन्न भी कहा जाता है, विषम भिन्न भी कहा जाता है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ में और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये सिखाऊंगा, एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा, छोटी सी एक कहानी आपको सुनाऊंगा, और उस स्टोरी के साथ में आप क्या कर दोगे, इसको आप सीख जाओगे कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखो सर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो सर मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ, एक कहानी से सुनाता हूँ ना। देखो मैं यहाँ पर दो आपके पास में आपको मैं दो वैल्यू दे रहा हूँ, एक मैं देता हूँ आपके पास में 3/5 3/5, और एक आपको दे रहा हूँ मैं कि सर यहाँ पर दे रहा हूँ 5/2 5/2। अब आपको पता चल गया कि सर कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, सर ने कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया है। आपको मैंने दो वैल्यू दी, एक मैंने कहा सर 3/5 3/5 है, एक बार मैंने कहा सर आपके पास में 5/2 5/2 है। अब आपको ये बताना है कि प्रॉपर कौन सा है इनमें से और इम्प्रॉपर कौन सा है, उचित कौन सा है अनुचित कौन सा है, सम कौन सा है विषम कौन सा है। तो देखो इस समय आपको याद रखने की छोटी सी ट्रिक क्या है, देखो नीचे हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर या हर में टोटल या कुल होता है। आपके पास में कितनी जो भी वस्तुएं या थिंग्स या आर्टिकल्स या रुपीज कितने हैं, टोटल 5, 5 में से आपको कितने देने हैं सर, आपको 3। तो एक बात बताइए, अगर आपसे मैं 3 रुपीज ले रहा हूँ, रुपीज मान लीजिए, आपको मैं कहूँ कि मुझे 3 रुपीज दीजिए और आपके पास में 5 रुपीज है, तो क्या आप मुझे दे पाओगे? यस सर, हम आपको दे पाएंगे, क्योंकि ये एकदम से सही बात है, ये आप एकदम से प्रॉपर, आप एक कुछ बात जो कह रहे हो प्रॉपर कह रहे हो, ये उचित बात हमारे लिए, ये सम है, क्योंकि जब हमारे पास में 5 रुपीज है तो हम आपको 3 आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये हम आपने क्या कही सर, आपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट कहा, आपने एक उचित वाक्य कहा, उस आपने एक सम बात कही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दे सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्या हुआ कि सर आपने कहा कि हमारे पास में 2 रुपीज है, आपके पास में भी कितने रुपीज है, 2 रुपीज, और आप हमसे कितना ले रहे हो, 5 रुपीज, कितना ले रहे हो, 5 रुपीज। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारे खुद के पास ही 2 रुपीज है जेब में, तो हम आपको 5 रुपीज कहाँ से दे देंगे? ये तो सर इम्प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये तो आपका अनुचित वाक्य है, ये आपका विषम भिन्न है। तो ये हो गई इम्प्रॉपर और ये हो गई प्रॉपर। बस आपको ये देख लेना है कि आपको जो गिवन है उसमें से आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे। अगर आप आसानी से दे सकते हो तो आपके लिए वो प्रॉपर स्टेटमेंट है, अगर आप आसानी से नहीं दे पा रहे हो तो आपके लिए वो इम्प्रॉपर स्टेटमेंट है। अनुचित वाक्य और उचित वाक्य का इस तरह से पता कर सकते हैं। अब सर आपने कहा कि सर आप अभी एक बात बताना भूल गए, मैंने कहा कौन सी? आपने कहा कि सर अभी भी आपने बताया था कि एक तो ग्रेटर देन 1 होती है और एक लेस देन 1 होती है, एक तो एक से छोटी होती है, एक से बड़ी होती है, उसका भी बता दो, उसका भी ट्रिक बता दो, कोई ट्रिक हो तो। देखो सर उसका भी एक छोटा सा ट्रिक ये है, उसका ट्रिक ये है कि आप पैसे दे सकते हो ना मुझे, आप मुझे पैसे दे सकते हो, तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया ना। तो हमेशा आपके पास में ऐसे समझ लो वो 1 से ग्रेटर होगा, वो हमेशा क्या होगी, उसका मान आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो एक राजा था, एक क्या था, राजा, और अब आप राजा आप हो गए। क्यों? क्योंकि आपके पास में ज्यादा पैसे, 1 से, आपके पास में 1 से ज्यादा पैसे है ना, तभी आप मेरे को दे पा रहे हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ आप नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या रहेगी सर, 1 से छोटी रहेगी। यहाँ पर क्या रहेगी सर, 1 से छोटी रहेगी। यहाँ पर आप राजा नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर रुपीज कम है और आप मुझे नहीं दे सकते, इसलिए इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो अब आप आसानी से पता लगा सकते हो कि सर कोई भी नंबर, जैसे मैं मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पर 3/5 3/5 है, तब आप देखते ही कह सकते हो कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर, उचित है अनुचित। चल आपके पास में टोटल 5 में से 3 दे सकते हैं, तो ये क्या होगी सर, हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं सर उचित भिन्न कहते हैं, और जिसे क्या कहते हैं सर, सम भिन्न भी कहते हैं। यहीं पर अगर मान लो मैं दूसरा आपके पास में कोई ऐसा आंसर, ऐसा कोई वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक लिख दिया 9/4 लिख दिया, आप क्या कहोगे सर, आप टोटल 4 में से 9, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्प्रॉपर स्टेटमेंट है। ये क्या है, इम्प्रॉपर स्टेटमेंट है, अनुचित भिन्न है, अनुचित वाक्य है, और जिसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न भी कहेंगे। तो आप अब मेरे को लगता है कि अच्छे से सीख गए होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न
किसे कहते हैं और कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आप किसी नंबर टोटल में से आप गिवन कर सकते हो तो उसे प्रॉपर या उचित भिन्न कहेंगे, और अगर आप गिवन नहीं कर सकते हो, अगर आपसे ज्यादा ले रहा है और आपके पास में कम है, टोटल हमेशा कहाँ होता है नीचे, तो आप वो इम्प्रॉपर स्टेटमेंट, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाएगा। तो ये हमारा था प्रॉपर और इम्प्रॉपर को फाइंड आउट करने का, और बहुत अच्छे से आपने सीख लिया। अब आप कभी भूलोगे भी नहीं, ये भी पक्की बात है। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर आपका और हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टाइप्स और पढ़ाता हूँ। जैसे अगर आपके पास में एक टाइप है, ये है कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं सर मिश्र भिन्न, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब सुनना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न क्या होती है। आपने बहुत बार ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, 2 3/5, है ना, 3 7/9, 4 2/5, 12 3/7, है ना, बहुत बार आपने देखे होंगे। तो इस तरह की जो भी आपके पास में लिखी आएगी, इस तरह की कोई भी अगर आपके पास में फ्रैक्शन दिखाई देती है या भिन्नात्मक संख्या दिखाई देती है, तो उसे हमेशा क्या कहेंगे, उसे सर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहेंगे। और सर इसकी एक्चुअल में वैल्यू पता है क्या होती है, ये जो 2 3/5 है ना, ये होता कैसा है, 2 + 3/5, 2 + 3/5 होता है। इसी तरह 4 + 2/5 होगा। इसी तरह अगर इसको देखेंगे तो 12 + 3/7 होगा। और अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो ये क्या कहेंगे, 3 + 7/9, 3 + 7/9। इस तरह से आप क्या कर सकते हो सर, किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हो। अभी आपको ये भी सिखाएंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो सर, आपको मैं यहाँ से एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। जैसे आपने लिखा 2 3/5 लिखा, और फिर हमने इसको ओपन करके क्या लिख दिया, 2 + 3/5 लिख दिया ना, 2 + 3/5। तो देखो सर, ये सबसे पहले जो ये आता है ना, ये नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर होगा हमेशा इंटीजर। ये क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। ये हमेशा आपके पास में क्या होगा, इंटीजर, जिसे हम कहेंगे सर पूर्णांक। और पूर्णांक के साथ में, पूर्णांक के अभी बताऊंगा इंटीजर या पूर्णांक क्या होते हैं। और पूर्णांक के साथ में ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई सर, 5 में से 3 दे सकते हैं, तो कौन सा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिसे क्या कहते हैं सर, उचित भिन्न जिसे कहा जाता है, या फिर सर जिसे सम भिन्न कहा जाता है। तो अगर कभी भी आपके पास में इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों अगर साथ में लिखी जाए तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे, जिसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न जिसे कहेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर पूर्णांक के साथ में उचित भिन्न या सम भिन्न मिल जाए तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहते हैं। इसे सरल कैसे करते हैं वो भी आपको सिखा देंगे। वैसे छोटा सा पार्ट है, कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे 2 3/5 है, तो ये जो 5 है ना, 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 तुझे कितना हो गया, 10। इस 10 में इस 3 को प्लस कर दो, इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 13/5। जिसको समझ में आ गया वो कर लीजिए, नहीं कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इसमें कन्वर्जन सीखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। उस समय आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब हम इसी टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या सीखना है, अभी आपको ये सीखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली में कहते किसे हैं, क्या होती है सर मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर जब आपके पास में इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले तो इंटीजर हो और प्लस का साइन हो, और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, पूर्णांक हो, फिर प्लस का चिन्ह, और उसके बाद उचित भिन्न तीनों साथ में लिखा जाए, तो उसे क्या कहते हैं सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहते हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये इंटीजर क्या होता है, तो बता देता हूँ। इंटीजर नंबर सिस्टम एक टॉपिक है जिसके अंदर सभी पॉजिटिव संख्याएं आती है, सभी धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या बोले तो 2 टाइप्स की होती है, एक तो 1 2 3 4 ये सारी होती है, एक +1 +2 +3 +4 ये सारे नंबर्स होते हैं। इसके अलावा सभी नेगेटिव नंबर, सभी ऋणात्मक संख्याएं, तो कौन सी होती है, -1 -2 -3 -4, इस तरह। और इसके अलावा 0 या शून्य, ये जब आपके पास में किसी एक ग्रुप में मिल जाए, जब आपके पास में किसी एक ग्रुप या एक थैले में अगर आपके पास में मिल जाए एक बैग में, तो उसको क्या कहेंगे, उसे इंटीजर या पूर्णांक कहेंगे। यानी कि पॉजिटिव सभी नंबर्स, नेगेटिव सभी नंबर्स और 0, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, तीनों को जब मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं सर, उसे हमेशा इंटीजर या पूर्णांक कहा जाता है। तो ये था हमारा सर आपको पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए 2 बातें ध्यान रखना, पहले हमेशा इंटीजर या पूर्णांक लिखा जाएगा, फिर प्लस का साइन होगा, और उसके बाद में आपके पास में एक प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न होगी। और जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, आपने देखा सिंप्लीफाई करने पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, 5 में से 13 नहीं दे सकते, 5 में से 13 नहीं दे सकते, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर या अनुचित भिन्न भी कहलाएगा, अनुचित भिन्न भी कहलाएगा।
इसे क्या कहते हैं सर, इसे विषम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था सर हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न, जिसके अंदर सिंपल सा देखना है कि इस तरह से कोई भी लिखी जाए फ्रैक्शन तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न कहेंगे। उसके अंदर एक हमारे पास में इंटीजर रहेगा, पूर्णांक रहेगा, और उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न रहेगी। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर, सरल करने पर आपके पास में वैसा इंटीजर नहीं भैया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर की जगह इम्प्रॉपर कर दीजिए। यहाँ पर हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित या विषम भिन्न रहेगी। तो ये हमारा था सर मिक्स्ड फ्रैक्शन का। एक होती है सर यूनिट फ्रैक्शन, बहुत इजी है, बहुत ही इजी, डैम इजी टॉपिक है यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न क्या होती है, देखो सर कितना इजी है। किसी भी नंबर का अगर न्यूमरेटर अगर 1 हो, किसी भी नंबर का अगर न्यूमरेटर 1 हो, तो वो नंबर क्या कर, वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन। अगर कोई भिन्न है जिसका अंश जो एक है, अंश एक है, उसे क्या कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/10, 1/15, है ना, 1/15, 1/12, 1/20, 1/50। तो ये सारे क्या है सर आपके पास में यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहलाते हैं। तो याद रखना, अगर किसी भी नंबर का न्यूमरेटर अगर 1 हो, अंश आपका अगर 1 हो, तो उस संख्या को क्या कहा जाएगा, उसे यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहा जाएगा। तो आपके पास में अगर यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न लिखनी हो तो अंश में 1 कर दीजिए, न्यूमरेटर में 1 कर दीजिए, वो आपकी क्या कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन या इकाई का अंक कहलाएगी। ये हमारे पास में था ये छोटा सा टॉपिक। इसके बाद में देखते हैं सर आपके पास में इनवर्स फ्रैक्शन, व्युत्क्रम या प्रतिलोम किसे कहते हैं। ये भी बहुत इजी है, डेम इजी है। इनवर्स फ्रैक्शन जिसे हम क्या कहते हैं सर, व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी जिसे कहा जाता है। देखो एक्चुअल में इनवर्स फ्रैक्शन या प्रतिलोम कुछ नहीं होता। जैसे आपके पास में 3/5 लिखा हुआ है ना, इसका अगर आपके पास में इनवर्स फ्रैक्शन या प्रतिलोम या व्युत्क्रम भिन्न पूछ ले तो क्या करना है, इसको 5/3 कर देना है। इसको क्या कर देना है, 5/3, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। उसे क्या कहते हैं सर हम, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न या प्रतिलोम भिन्न कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी भी आपके पास में अगर इनवर्स फ्रैक्शन कन्वर्ट में करवाए, किसी भी फ्रैक्शन को इनवर्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाए, या व्युत्क्रम भिन्न को प्रतिलोम भिन्न में अगर बदलना हो, तो आप कुछ नहीं करना, उसका अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, और वही आपकी क्या हो जाएगी, इनवर्स फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, इनवर्स फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है। यूनिट फ्रैक्शन जिसका सर न्यूमरेटर 1 हो, जिसका अंश हमेशा 1 रहे, वो हमेशा इनवर्स फ्रैक्शन कहलाएगी, सॉरी इकाई भिन्न कहलाएगी। इनवर्स फ्रैक्शन क्या होती है, सब जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दे, अंश को हर बना दे तथा हर को अंश बना दे, उसे कहते हैं सर इनवर्स फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न या प्रतिलोम भिन्न कहा जाता है। इसके बाद में एक आती है सर कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं वितत भिन्न, जिसे क्या कहते हैं, वितत भिन्न। और ये क्या होती है सर, इसे बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न। आपने कुछ स्टूडेंट ने आज पहली बार ऐसी फ्रैक्शन देखी होगी, लेकिन ध्यान रखना ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। इसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न इसे कहा जाता है। जब मनी मन में साथ साथ में दोहराइएगा, अपने मनी मन में रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करने से आप और बेटर समझ पाओगे और जल्दी सीख पाओगे। देखिए सर इसके बाद में इसमें क्या चेंज है ऐसा, देखो अगर आपके पास में ऐसी कोई भी फ्रैक्शन है, ऐसी आपके पास में अगर इनवर्स फ्रैक्शन है या सॉरी कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, विद्युत भिन्न है, जैसे 1 + 1/3 + 1/2 + 3/2, ये सभी नंबर्स क्या है सर आपके पास में वितत भिन्न या इसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। देखो इसे सोल्व करने का एक मेथड होता है, इसे सोल्व करने का एक मेथड होता है, क्या बता देता हूं। हमेशा ये जो फ्रैक्शन होती है ये हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है सोल्व होना। कैसे, सबसे पहले जो आपके पास में नीचे नीचे जो लिखा है ना, इसे सोल्व करेंगे। कितना लिखा है, 2 + 3/2, है ना। अब मैं भी आपको ये नहीं सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एडिशन नहीं सिखाई। क्या नहीं सिखाए, एडिशन नहीं सिखाए, आपको जोड़ नहीं सिखाए। तो जब मैं आपको एडिशन सिखाऊंगा, जोड़ सिखाऊंगा, उस समय में आपको वितत भिन्न या आपको जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है उसे सोल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि जब भी आपके पास में अगर ऐसी कोई भी आपके पास फ्रैक्शन लिखा है तो उसे क्या कहोगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहोगे। ऐसे अगर आपके पास में कोई भी भिन्न लिखी आ जाए उसे वितत भिन्न कहोगे। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं सिखा रहे, मैं इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि सबसे पहले आपको छोटे छोटे पहले आपको एडिशन और जोड़ सिखाने पड़ेंगे, तब मैं आपको फिर इस लेवल पे लेके आऊंगा और फिर आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। नहीं अभी आपके इतनी समझ में नहीं आएगी, इसलिए नहीं सिखा रहा। तो ऐसे अगर कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन या उसे वितत भिन्न कहते हैं। और आपके पास में वापस से उसको रिपीट करवा देता हूँ मैं एक ही पॉइंट को। अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 1 हो, अगर अंश 1 होगा तो उसे यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहेंगे। इनवर्स फ्रैक्शन इसमें चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, अंश को हर में, हर को अंश में।
यहाँ पर कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वितत भिन्न, देख लीजिए इस टाइप की अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखी आएगी इस प्रकार की, अगर कोई भी भिन्न लिखी होगी उसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन या उसे वितत भिन्न कहते हैं। और एक और हमारा टाइप रहता है इसके अंदर, ये टाइप क्या है, ये है सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसे कहते हैं समतुल्य भिन्न, जिसे क्या कहते हैं समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या जिसे क्या कहते हैं समतुल्य भिन्न कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, जो अभी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म देखा था वही यहाँ पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में होती है। जैसे आपके पास में ये कुछ नंबर्स लिखे हुए कौन कौन से, 1/2, 4/8, 8/16 एंड 9/18। ये सभी क्या है सर आपके पास में एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन है या फिर सर सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, या फिर जिसे क्या कहते हैं सर समतुल्य भिन्न कहते हैं। कैसे सर, ऐसा कैसे हो सकता है, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है कि आपके पास में जितनी भी आप फ्रैक्शन है जो जो आप काम में ले रहे हो उन सबकी वैल्यू या मान समान होना चाहिए। तो सर यहाँ क्या सेम है क्या, 4/8 को देखो, 8/16 को देखो, 9/18 को देखो, अब देखो सर क्या सेम है क्या, इन दोनों में किसी का डिवाइड नहीं होगा, ये तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में, ठीक है। इसके बाद में सर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट को देख रहे हैं तो सर इन दोनों में 2 का डिवाइड हो सकता है, 2 का भाग, इसमें भी किया इसमें भी किया, सेम नंबर का डिवाइड करना, तो 2 कितना आ गया, 4 आ गया। फिर से सर अभी देखो और 2 का डिवाइड हो रहा है, तो जब तक डिवाइड हो रहा है वहां तक करते जाओ, तो 1/2 देखो सेम आ गया ना वैल्यू। इधर की बात करें तो सर यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/, देखो यहाँ पर 4 का भी कर सकते हो। देखो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर 8/16 में 4 का डिवाइड कर दो, कोई इशू नहीं है, बस सेम से डिवाइड होना चाहिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको दिखाई दे कि दोनों में 4 का डिवाइड हो रहा हो तो आराम से 4 का कर दो, फिर से 2 का कर दो, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। लेकिन पहले हम 2 से कर रहे हैं तो उसे 2 से ही कर लेते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, फिर से 2 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 2/4, फिर से 2 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया सर 1/2। देखो वैल्यू सेम हो गई ना। इसी तरह 9/18 में 2 का डिवाइड करो, नहीं होगा, 9 का करो, फिर तो 9 का क्यों, 3 का भी तो कर सकते हैं सर, अभी तो आप 3 का भी कर सकते हो, कर सकते हैं। ये लो सर 3 का किया तो कितना आया 3, और ये कितना आया 6, दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है सर, यहाँ पर कितना आ गया 1/2, यहाँ पर 1/2 आ गया। तो देखो सर आपने क्या देखा कि सर आपके पास में फ्रैक्शंस अलग अलग थी, एक 1/2 थी, एक 4/8 थी, एक आपके पास 8/16, एक 9/18, सबको सब दिखाई अलग अलग रूप में दिखाई दे रही थी, लेकिन सर सब जो बन के आई थी वो केवल 1/2 से ही बनकर आई थी, सब एक ही जगह से बनकर आई है, 1/2 से सबका क्रिएट हुआ है। सभी का जो क्रिएट है, सभी का निर्माण या सभी का बर्थ, सभी का जन्म जो है वो 1/2 से या 1/2 से हुआ है। हाँ हालांकि दिखने में सब अलग अलग है, कोई 4/8 दिखाई दे रही है, कोई 8/16 दिखाई दे रही है, कोई 9/18 दिखाई दे रही है, लेकिन सर सबका जो बर्थ जो फ्रैक्शन है, सबकी जो जन्म वाली जो भिन्न है या जो जिनसे ये क्रिएट हुई है वो फ्रैक्शन कौन सी है, वो भिन्न कौन सी है, वो 1/2 ही है, और सबका मान कितना आ रहा है 1/2। तो ऐसी फ्रैक्शंस क्या कहलाती है आपकी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट देखो, इक्विवेलेंट नेम में वर्ड में, देखो वर्ड सुनना, इक्विवेलेंट इक्वल होनी चाहिए, समतुल्य, जिनका मान समान हो वो क्या कहलाती है, समतुल्य भिन्न कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस उन्हें कहते हैं। इसी तरह देखो आपके पास में 3/9, 9/27, 5/15 ये लिखा हुआ है। इसी तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। हाँ अगर आपसे मैं ये कह दूं कि मुझे ये बताइए कि 1/5 की कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताइए, तो कौन कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर सिंपल सी 1/5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो 1/10 कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। इसी तरह 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। इसी तरह 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 3/15 आ जाएगा, है ना। ये सभी क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो किसी भी नंबर की अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी हो तो उसको मल्टीप्लाई करते रहो, 1 2 3 4 जितने आपको जो मर्जी हो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगी उसकी। तो ये क्या कहलाती है सर हमारे पास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न कहलाती है। तो ये हमने देखा था सर, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न हमने यहाँ से देखा कि सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। ध्यान रखना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, आपके पास में कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे, खूब सारे आपके पास में फ्रैक्शंस लिखी होगी और फिर आपसे कहेगा कि इसमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दीजिए, इनमें से कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि किन किन जो आपके पास में फ्रैक्शंस है उनका वैल्यू सेम है, उनका मान समान है, तो आपको वो फाइंड आउट करनी होगी। अभी मैंने आपको कहा था कि एक आपको तो मैंने कौन कौन सी बता दी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, इसके अलावा कंटिन्यूड फ्रैक्शन वितत भिन्न इस टाइप की दिखाई देगी।
इनवर्स फ्रैक्शन व्युत्क्रम या प्रतिलोम भिन्न, जिनके आप क्या कर सकते हो सर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अंश को हर को अंश बना दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न, एक छोटा सा ब्रीफली रिवीजन करवा रहा हूँ। इकाई भिन्न किसे कहते हैं, जिसका भी अंश एक हो, न्यूमरेटर बनो, उसे क्या कहते हैं, इकाई भिन्न या यूनिट भिन्न कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न, सर इस टाइप की जो भी दिखाई देगी उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न कहेंगे, जिसके अंदर आपके पास में एक तो क्या रहेगा सर, एक तो आपके पास में इंटीजर या पूर्णांक रहेगा, एक आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न या समभिन्न कहलाएगी। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर हमने ये देखा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित और अनुचित के लिए आपने एक ट्रिक बताई कि अगर आप किसी को, आपके पास में जितने टोटल रुपीज है उसमें से कुछ कम रुपीज आपसे ले रहा हो तो आप उसको आसानी से दे दोगे, और इस समय आपका क्या होगा, ये प्रॉपर स्टेटमेंट उचित भिन्न या सम भिन्न होगी, और इसका जो मान रहेगा वो हमेशा एक से बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दे दिए तो आप राजा बन गए, एक से बड़े राजा बन गए, तो आंसर, क्योंकि आपके पास में ज्यादा रुपए, आपने कम रुपए दिए, तो यानी कि ज्यादा तभी तो आपने दिए ना, तो आप एक से बड़े राजा बन गए। तो वैल्यू हमेशा या मान क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा रहेगा। लेकिन आपके पास में कम रुपीज है और आपसे ज्यादा रुपीज ले रहे हैं, तो ये इम्प्रॉपर स्टेटमेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाएगी। और इस समय आप नहीं दे पाए, मतलब आप एक से भी छोटे हो गए, आप क्या हो गए सर, एक से भी आपका मान छोटा रह गया, स्मॉलर रह गया। इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी, और यहाँ पर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म के कुछ आपके क्वेश्चंस करवाए थे। फ्रैक्शन क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है, उनमें न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपको ये बताया कि अगर आपको सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर को अगर चेंज करना हो फ्रैक्शन को। इसके अलावा मैंने कहा कि जीरो का डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो ऊपर हो सकता है, नीचे जीरो होने पर, अगर आपके डिनोमिनेटर में जीरो या हर में जीरो होने पर हमेशा आंसर क्या रहेगा, मीनिंगलेस, इनफिनाइट या अर्थहीन रहेगा। और अगर यहाँ पर बात करें तो हमने क्या देखा था कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो अगर जीरो हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, मीनिंगलेस या अनकाउंटेबल, या फिर आपके पास में इनफिनाइट रहेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, और मैंने आपसे ये कहा था कि आपको ये देख लेना है, और आपने अच्छे से इनको कंप्लीट कर भी लिया है। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ये आपके पास में इक्विवेलेंट या समतुल्य फ्रैक्शन है। और ये समतुल्य फ्रैक्शंस आपको क्या होती है कि जैसे खूब सारी फ्रैक्शंस दी जाती है, उनमें से फिर आपको फाइंड आउट करनी होती है कि कौन सी फ्रैक्शन आपकी इक्विवेलेंट है। तो फिर आपको क्या करना होता है, सबकी वैल्यू चेक करनी होती है, मान पता करना होता है। और जब उनकी वैल्यू पता होती है आपको, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट है या किसके इक्विवेलेंट नहीं है, किसके समतुल्य है या उनके समतुल्य नहीं है। तो हमने इसकी क्लास में फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। अभी हम जो हमारे और टॉपिक्स है इसके फ्रैक्शंस के, जो और इससे रिलेटेड कुछ और अपने बातें हैं जो अच्छी अच्छी, जो इनको फ्रैक्शन को और हमें अच्छी आसानी से सीखने में मदद करेगी और हमें और अच्छा सीखने में मदद करेगी, उनके ऊपर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।